बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके में एक स्कूली छात्रा पर एक लड़के ने तेजाब फेंक दिया है। दरअसल घटना आज सुबह 9 बजे के करीब की बताई जा रही है। दरअसल यहां पर छात्रा को सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वही जानकारी के मुताबिक लड़के और छात्रा की आपस में पहचान थी। छात्रा 12वीं क्लास में थी। हालांकि लड़के ने छात्रा पर तेजाब क्यों फेंका ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया है कि लड़के ने छात्रा पर तेजाब फेंका है और साथ ही साथ पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। छात्रा को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस की टीम अस्पताल में मौजूद है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है इस हैवानियत का, जहां पूरी हैवानियत कैद हो गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रही है, जहां 12वीं की छात्रा पर एक लड़के ने तेजाब फेंक दिया है। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर आज एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे। आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर, जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें, क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही। इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करा के रहेगा। अफशा खान हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अफशा, पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले का हैवानियत का पुलिस के हत्थे लगा है, लेकिन अभी तक जांच कहां तक पहुंची, क्या कुछ कार्रवाई? मनीषा दीदी, हम आपको बता दें जिस प्रकार से इस घटना के बारे में दिल्ली पुलिस के द्वारा द्वारका में एक बड़ी घटना होती है, जिसमें एक छात्रा पर जो है तेजाब फेंक दिया जाता है और 9 बजे की घटना बताई जाती है और बच्ची को जो है सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, जिसमें दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच जाते हैं। आपको बताते हैं डीसीपी द्वारका हर्षवर्धन से बात करने के बाद हमें पता चला कि इस मामले पर पूरी तहकीकात की जा चुकी है और लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में जो है इस तमाम मामले के ऊपर खुलासा किया जाएगा कि उस वक्त पर इस बच्ची पर तेजाब फेंकने वाले 2 शख्स जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, वो कौन है और क्या वजह रही जो इस बच्ची के ऊपर तेजाब फेंका गया, क्योंकि बच्ची जो स्कूल की ओर जा रही थी और साथ में अपनी बहन के साथ ही। आपको बता दें लड़की पर तेजाब फेंकने का जो मामला है, इस संबंध में सुबह करीब 9 बजे के आसपास में पीसीआर कॉल एक आती है, जिसमें बताया जाता है कि 17 साल की एक लड़की पर कथित तौर पर सुबह 7:30 बजे 2 बाइक सवारों ने एसिड जैसी किसी पदार्थ का उपयोग करके हमला किया, इस प्रकार की कॉल आती है। और आपको बता दें कि प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार वे बच्ची स्थिर है और 2 जो नकाबपोश लड़के। क्या स्थिति अभी अफशा छात्रा की बताई जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा? माफ कीजिए, सवाल दोहराइए मनीषा। क्या स्थिति अभी बनी हुई है छात्रा की? आपको बता दें मनीषा, स्थिति स्थिर है, कोई दिक्कत नहीं है। तेजाब फेंका गया है और लड़की की आंख के अंदर तेजाब गया है। आपको बताएं जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, जिसमें स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट कर अपने तमाम लोगों को और अपने जो है सहयोगियों को भेजा, क्योंकि बता दें स्वाति मालीवाल ने भी जो है एक मुहिम चलाई हुई है जो तेजाब रोको के तहत ये मुहिम है, जिसको लेकर स्वाति मालीवाल काफी जो है गुस्सा करती दिखाई दे रही है। और ट्वीट के द्वारा उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये मुहिम के अंदर हम पूरी तरह से साथ हैं और लड़की के परिजनों के साथ में और बच्ची के साथ पूरी तरह से खड़े को लेकर। और साथ ही आपको जैसे मैंने बताया कि डीसीपी हर्षवर्धन के साथ में मेरी बात होती है, डीसीपी हर्षवर्धन के अनुसार
1 घंटे या 1.5 घंटे के भीतर तमाम मामले को सुलझाने का जो है दावा भी दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अफशा, क्योंकि 9 बजे के वक्त से अभी 1 बज रहा है और ऐसे में बहुत कई घंटे बीत चुके हैं, जिस आरोपी को, जिस युवक को, शख्स को हिरासत में लिया गया है, क्या उसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है? पुलिस ने अभी तक कहां तक अपनी इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ आगे बढ़ाई है? क्योंकि जानकारी के मुताबिक लड़के और छात्र आपस में एक दूसरे को जान रहे थे, क्या इसको लेकर कोई पूछताछ, कोई जानकारी? बिल्कुल मनीषा, देखिए आप यहाँ ये 2 संदिग्ध बातें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि लड़की के कहे अनुसार जो है ये लड़के को नहीं जानती थी, और एक बात सामने निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं जाकर लड़की और उसकी जो साथ में बहन थी वो दोनों को कहीं ना कहीं जाकर पहचान बताती नजर आती है। तो दोनों चीजों में एक अभी फिलहाल के लिए असमंजस की स्थिति है कि लड़की इन दोनों लड़कों को जानती थी या नहीं जानती थी। तो इस मामले को लेकर डीसीपी इस बात का जो खुलासा कर पाएंगे, जिसको लेकर अभी हम लोग भी इस चीज के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही इस तमाम मामले के ऊपर ज्यादा तौर पर खुलासा जो है डीसीपी द्वारका ही कर पाएंगे। डीसीपी द्वारका के अनुसार 1 घंटे मात्र के अंदर तमाम मामले पर खुलासा करके वो हमारे समक्ष अभी छात्रा के परिजनों ने क्या कुछ कहा है, उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ आई है, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? देखिए, लड़की के परिजनों के द्वारा बात करने पर जब पता चला तो कहा गया कि किसी भी लड़के के द्वारा आज तक इस लड़की को तंग करने की बात नहीं कही गई है। स्पष्ट तौर पर परिजनों से जब बात हमने की तो उनके द्वारा इस प्रकार की बात सामने आती है कि हमारी बच्ची को किसी लड़के के द्वारा तंग नहीं किया जाता था। तेजाब किसने फेंका, क्यों फेंका, इस तमाम मामले के ऊपर जो है ये खुद हैरान है कि इस लड़की के ऊपर तेजाब कौन फेंकता है। हालांकि लड़की ने जो है 2 संदिग्ध व्यक्तियों के ऊपर अंदेशा भी जताया है कि ये लोग हो सकते हैं, संदेह जताया है जिन्होंने ये तेजाब फेंका है, जिनकी प्रारंभिक जांच भी चल रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनको स्पष्ट रूप से देखा भी जा सकता है और उनकी गिरफ्तारी भी कहीं ना कहीं की जा चुकी है। मनीषा, लेकिन अफशा, ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से सरकार लगातार इसको लेकर काम भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नियम या फिर कोई ठोस रोक नहीं लगाई गई है, जिस कारण अगर हम देखें तो तेजाब या फिर एसिड की बात करें तो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। निश्चित तौर पर इसको लेकर भी एक गंभीर सवाल खड़े होते हैं और इसको लेकर एक्शन भी लेना चाहिए। बिल्कुल मनीषा, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है और उससे कहीं ज्यादा गंभीर विषय है कि तेजाब के मामले जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं और साथ में देश के अंदर लगातार इस बढ़ते मामले को संज्ञान, क्यों इस मामले के ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, कहाँ दिल्ली पुलिस इसके ऊपर चूक कर रही है, कहाँ से इस मामले के ऊपर चूक रह जाती है, जिसको लेकर स्वाति मालीवाल का ट्वीट भी जो है आगे कर दिया जाता है। लेकिन मामले वहीं के वहीं लगातार बढ़ रहे हैं और मामलों को किसी प्रकार की जो है गंभीरता से यहाँ सरकार नहीं लेती दिखती है, क्योंकि इस प्रकार के मामले कहीं ना कहीं जाकर जो है दिल्ली पुलिस की खासी चूक और साथ में आपको बता दें कि सरकार की खासी लापरवाही का नतीजा ये बताते और दर्शाते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर लगातार तेजाब के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लड़कियों के ऊपर लगातार इस प्रकार के जो है मामले रुक नहीं रहे हैं और लड़कियों को तंग करने के साथ साथ उनकी जिंदगी भी पूरी तरह से मनीषा बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है। ना केवल उस व्यक्ति की या फिर उस लड़की की जिंदगी खराब होती है, ना केवल उस लड़की के ऊपर असर पड़ता है, उसकी जिंदगी पर असर पड़ता है, बल्कि उसके पूरे परिवार को दहला कर रख देते हैं इस तरह के मामले। उनके पूरे परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ता है इन चीजों का। बिल्कुल निश्चित तौर से मनीषा, आपको बता दें किस प्रकार से ये तेजाब के मामले को लेकर एक तो देखिए मनोस्थिति जो है वो पूरी तरह से बिगड़ जाती है। मनोस्थिति के ऊपर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है कि वो लड़की, वो बच्ची जिसके ऊपर इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं वो पूरी जिंदगी। अफशा, अपनी नजर इस पर बनाकर रखिएगा। लौटूंगी आपके पास। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुकी हैं। स्वाति जी, क्योंकि इस तरह का पहला मामला तो नहीं है जब द्वारका में इस तरह का एसिड अटैक हुआ हो, हमने आपकी प्रतिक्रिया भी अपने दर्शकों को सुनाई। रिटेल में किस तरीके से एसिड सप्लाई हो रहा है, बेचा जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं गंभीर सवाल है। जी, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गंभीर सवाल है और सच्चाई ये है कि जब एक एसिड अटैक एक लड़की पे या किसी आदमी पे होता है तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसके रूह के ऊपर अटैक है, उसके शरीर के ऊपर अटैक है और इतना दर्द इन लड़कियों को और इन लोगों को फेस करना पड़ता है जिनके शब्द नहीं है मेरे पास। मुझे समझ नहीं आता, आज देश में जितने आसानी से सब्जियां मिलती हैं उतनी आसानी से एसिड मिल कैसे रहा है? क्यों नहीं देश की सरकार रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन कर देती है? क्यों नहीं राज्य सरकारें रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन करती हैं?
2 महीने पहले मैंने एक रिपोर्ट निकाली थी और उस रिपोर्ट में मैंने दिखाया था कि किस तरीके से जो दिल्ली के एसडीएम्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो जाके इंस्पेक्शंस करें कि एसिड कहीं पे गलत तरीके से तो नहीं बिखरा या फिर पेनल्टीज लगाए। तो ऐसे भी एसडीएम थे दिल्ली में जिन्होंने एक बार भी इंस्पेक्शन तक नहीं करा। तो फैक्ट ये है कि एसिड बिल्कुल खुलेआम बिक रहा है, जिसका मन आता है वो उठा लेता है, और क्योंकि लोगों के अंदर बिल्कुल डर नहीं है तो एसिड फेंक के चला जाता है और पूरी तरीके से जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और स्वाति जी, ना केवल उस शख्स पर असर पड़ता है जिस पर एसिड अटैक होता है या फिर एसिड हमला होता है, बल्कि पूरे परिवार की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से बदल जाती है, और वो जो बुरा असर है वो पूरे परिवार तक काफी लंबे वक्त तक, पीढ़ियों तक बना रहता है। और आप ये देखिए कि जो एक एसिड अटैक होता है, क्योंकि वो एसिड आपकी जो स्किन है उसमें फंसा रह जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि एक सर्जरी हो गई, जिंदगी बच गई और चीजें ठीक हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो एसिड अंदर ही अंदर उसके स्किन को, उसके ऑर्गन्स को खाता जाता है। तो आप देखेंगे कि कोई भी एसिड अटैक की अगर सर्वाइवर है, पहली बात तो बचना मुश्किल हो जाता है, और दूसरी बात अगर जो बच जाता है तो उसको जिंदगी भर ऑपरेशन दर ऑपरेशन दर ऑपरेशन दर ऑपरेशन, और एक तरीके से अकेली लड़ाई वो लड़ती है। दिल्ली महिला आयोग इज द ओनली अथॉरिटी जिन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर्स को जॉब्स दी हैं, और मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है कि आज इस स्थिति में आकर भी सरकारें एक सिस्टम नहीं बनाती कि कम से कम एसिड अटैक सर्वाइवर्स को जॉब्स मिले, उनका एक प्रॉपर पुनर्वास हो। पर वो तो खैर बहुत दूर की बात है। सच्चाई ये है कि सरकारें ये सिस्टम भी बनाने को तैयार नहीं हो रही कि आप एक ऐसा रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन कीजिए। आप बांग्लादेश का केस देखिए, कोई डर नहीं है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं है, और यही तो वजह है ना स्वाति जी कि ऐसे लोगों पर कोई असर नहीं है, कोई डर नहीं है, ना प्रशासन का, ना सरकार का, ना कानून का, और इस पर भी काम करने की बहुत जरूरत है सरकारों को। बिल्कुल जरूरत है। आप देखिए बांग्लादेश का केस देखिए, बांग्लादेश में हमारे से भी कई ज्यादा एसिड अटैक हुआ करते थे। उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन किया गया, और उन्होंने एक उसमें एसिड अटैक की पनिशमेंट बहुत बढ़ा दी। तो आज वहाँ पे कई सालों के बाद एसिड अटैक काफी कम हो गए। तो हमारा देश ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बांग्लादेश कर सकता है लेकिन इंडिया नहीं कर सकता। तो हम बातें करते हैं, हम इस इशू के ऊपर सिंपैथी जताते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है सरकार की तो वो बिल्कुल एक तरीके से एकदम साइलेंस है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि लोगों को इस देश में डर नहीं लगता। अगर छावला का रेप देखेंगे, गैंग रेप हो गया 19 साल की लड़की के साथ, आंखों में तेजाब डाल दिया, बॉडी के अंदर, प्राइवेट पार्ट्स के अंदर अल्कोहल की बोतलें घुसा दी, और उसके बाद भी वो आजाद घूम रहे। राम रहीम रेपिस्ट और मर्डरर है, उसको पैरोल मिल जाती है। बिल्किस बानो की का गैंग रेप करा, 3 साल के बेटे का मर्डर कर दिया, उसके सामने 6 और उसके फैमिली मेंबर्स का मर्डर कर दिया, और बड़ी आसानी से उनको आजाद करा जाता है और उन्हें निश्चित ही इसको लेकर माला पहनाई जाती है। तो क्या मैसेज है लोगों में? बिल्कुल एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों के बीच में वो डर भी बना रहना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर हम द्वारका के मामले की बात करें तो जो क्या छात्रा है उसके परिजनों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना है छात्रा के परिजनों का? जी वो तो काफी बुरे हाल में है। हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल भी जा रहे हैं, और हम लड़की के पूरी तरीके से साथ हैं। नोटिस भी इशू कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को, जिससे कि हर हाल में अरेस्ट हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस केस को तो लॉजिकल कंक्लूजन तक दिल्ली महिला आयोग पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि सख्त से सख्त इन आदमियों के ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, सच्चाई ये है कि एक केस आता है, फिर हम उस पर काम करते हैं, फिर दूसरा केस आता है, उस पर काम करते हैं। वो चीख रही हैं, हम चीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में सुनने वाला कौन है? बिल्कुल स्वाति जी, और ये जो चीख है, और ना केवल ये चीख बस उस छात्रा की है या फिर उस महिला की होती है, लड़की की होती है जिस पर इस तरह का हमला होता है, बल्कि चीखता उसके साथ पूरा देश है। लेकिन वो चीख सरकारों तक नहीं पहुंच पाती है, प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती है, और यही वजह है कि इस तरह की हैवानियत करने वाले, दरिंदगी करने वाले खुलेआम बेखौफ होकर इस तरह के अंजाम देते हैं। बहुत शुक्रिया स्वाति मालीवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। अफशा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। अफशा, अभी क्या कुछ पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है? जांच कहां तक पहुंची? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ गया है, और जानकारी ये भी कि कहा यह भी जा रहा है कि छात्रा और वो जो लड़का है वो आपस में पहले से ही पहचान में थे, पहले से ही जानकारी थी दोनों को, लेकिन उसके बाद जब इस तरह का कृत्य हुआ तो क्या इसको लेकर कोई इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है?
देखिए मनीषा, मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के बाद पास में जब ये जो 9 बजे पीसीआर कॉल पहुंचती है, उसके बाद जो है आनंद फानंद में तमाम मामले के ऊपर संज्ञान लिया जाता है। डीसीपी आपको बता दें हर्षवर्धन द्वारका के द्वारा इस तमाम मामले के ऊपर आला अधिकारी खुद यहाँ पहुंचते हैं और संज्ञान लिया जाता है। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा इस तमाम घटना को देखने के बाद सीसीटीवी फुटेज ही एक पहला पहलू होता है जिसके द्वारा इन लड़कों की पहचान की जाती है। पहचान फिलहाल आपको बता दें, हालांकि पहचान को अभी नहीं छुपाया हुआ है, बताया नहीं गया है, पर लड़की के परिजनों से बात करने के बाद जो है लड़की के अनुसार उसके परिचित 2 लोगों पर लड़की ये शक जताती है कि इसके परिचित यानी उसके जानने वाले 2 लड़के हो सकते हैं। हालांकि परिवार का स्पष्ट तौर पर कहना है, लड़की के घर वालों से बात हमारी होती है, उसमें स्पष्ट रूप से उनका कहना है कि लड़की का किसी के द्वारा तंग नहीं लड़की को किया जा रहा था। ऐसा कोई मामला उनके सामने अभी तक नहीं आया है कि लड़की को किसी के द्वारा भी किसी अन्य लड़के के द्वारा या किसी के द्वारा आते जाते स्कूल से आते जाते या घर से बाहर निकलते समय तंग किया जा रहा है, इस प्रकार से इनका कहना है। अब बात डीसीपी हर्षवर्धन की जाए तो डीसीपी हर्षवर्धन के द्वारा बात करने पर हमें पता चला कि तमाम मामले के ऊपर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर काफी प्रारंभिक जांच के आधार पर लेकिन सवाल यही आखिर में खड़ा होता है कि इस तरह के मामलों पर प्रतिक्रियाएं तो खूब आती हैं, लेकिन इस तरह को रोकने के लिए, इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए सरकारी और प्रशासन किस तरह के कदम उठा रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, लोग बेखौफ क्यों हैं इन चीजों को लेकर, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है। अफशा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अपनी नजर इस पर लगातार बनाकर रखिएगा।